एक साइंटिफिक लाइन है जिसे ह्यूमन बॉडी क्रॉस नहीं कर सकती है, ए कम्बिनेशन ऑफ हीट एंड ह्यूमिडिटी, जिसे डिवेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं, जिसमें पसीना किसी काम का नहीं रहता है और बॉडी ऑर्गन्स अपना काम बंद करना शुरू कर देते हैं। ये टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस विद 100% ह्यूमिडिटी या फिर 46 डिग्री सेल्सियस विद 50% ह्यूमिडिटी। ये वो टेम्परेचर है जिसमें एक इंसानी बॉडी चंद ही घंटों तक सर्वाइव कर सकती है। 2000 में एक नॉर्मल हीट वेव का ड्यूरेशन 3 to 7 डेज के दरमियान होता था, जो अब बढ़कर 70 से 75 डेज तक पहुंच चुका है। 2024 की हीट वेव के दौरान सिर्फ 5 दिनों में ईडी फाउंडेशन ने 568 लाशें वसूल किए, लेकिन इसी महीने प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट की अथॉरिटीज ने ऑफिशियली सिर्फ 56 डेथ्स को हीट से रिलेट किया। ये लोग अपनी गफलत को छुपाने के लिए झूठे अकाउंट्स के पीछे छुप रहे हैं। हुकूमत ने जिन ग्रीन प्रोजेक्ट्स के वादे किए थे वो अब कहाँ है? अगर हम इसमें सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को देखें तो वो है द 10 बिलियन ट्रीज सोनामी प्रोजेक्ट। 2018 में नए गवर्नमेंट ने 10 बिलियन ट्रीज को लगाने का वादा किया था। 2023 तक 9 बिलियन ट्रीज को प्लांट किया गया हुकूमत के मुताबिक, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तादाद को बड़ा चला कर दिखाया जा रहा था। कुछ इलाकों में गलत स्पीशीज को प्लांट किया गया, जिसकी वजह से वाटर शॉर्टेज का मसला देखा गया। पंजाब और केपीके में सैलाब ने छोटे छोटे दरख्तों को जड़ से उखाड़ दिया, जबकि रही सही कसर नई हुकूमत ने पूरी कर दी। लेकिन याद रखना कि ये सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था, बाकी तो सिर्फ वोट हासिल करने के लिए हमें सब्ज बाग दिखाए गए थे। हीट वेव्स को साइलेंट किलर्स भी कहा जाता है, क्योंकि जब कोई शख्स गर्मी में हार्ट अटैक या किसी और स्ट्रोक वगैरह की वजह से मारा जाता है तो डॉक्टर इसी दूसरे मेडिकल इश्यूज के साथ रिलेट करने लग जाते हैं और इसमें हम गर्मी की रोल को नजरअंदाज कर देते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो इस पर ध्यान तक नहीं दिया जाता है, रिपोर्ट करना तो दूर की बात है। लेकिन ये सिर्फ रिपोर्टिंग का मसला नहीं है, बल्कि ये हर एक शख्स का मसला है। बट यू नो, जब हम असल वजह जानते ही नहीं है ये गर्मी क्यों इतनी ज्यादा है तो हम लड़ ही नहीं सकते हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी दुनिया की गर्म तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। 1980s के बाद हर डिकेड में शदीद गर्मी देखी गई, यानी कि हर 10 सालों में पिछले 10 सालों से ज्यादा गर्मी देखी गई। 2015 में वर्ल्ड साइंटिस्ट ने पेरिस एग्रीमेंट किया था, जिसमें ये तय किया गया था कि हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद दुनिया के टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि ये एक पॉइंट भी अलार्मिंग सिचुएशन तक पहुंच सकती है। बट 2024 में हमने इसे भी क्रॉस कर दिया। ये कोई दूर की बात नहीं है, बल्कि ये हमारी लिव्ड रियलिटी है। अक्सर पाकिस्तान के साउदर्न एरियाज में तो 50 डिग्री सेल्सियस का भी टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। 1960 से हमारा एनुअल टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुका है। हर एक डिकेड में हीट वेव और भी बढ़ती जा रही है, जिसका रेट 0.71 डेज है। हीट वेव दरअसल सख्त गर्म मौसम का एक पीरियड होता है, जो कि कई दिन भी हो सकता है और कई हफ्ते भी। अब आपके ख्याल से 2000 से लेकर 2025 तक की पीरियड कितना बढ़ चुका होगा? 2020 में एक नॉर्मल हीट वेव का ड्यूरेशन 3 से 7 डेज के दरमियान होता था, जो कि अब बढ़कर 70 से लेकर 75 डेज तक पहुंच चुका है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पाकिस्तान पूरी दुनिया की ग्रीन हाउस गैस एमिशन में 1% का हिस्सा भी नहीं लेता है, फिर भी कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान दुनिया के मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज टू क्लाइमेट चेंज के लिस्ट में आता है। द ग्लोबल क्लाइमेट प्रेस 2021 के लिस्ट इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान इस लिस्ट में 5th नंबर पर है। जरा अपने घर, शहर या जो भी हो उसे देखो और फिर पिछले 5-6 सालों के हालात को याद करो। कितने घर बढ़ गए, कितने लोग, दुकान, स्कूल और सड़कें बढ़ गई। और यही चीज हीट वेव्स का काम करती है। जिस जगह पर ज्यादा कंस्ट्रक्शन होगी वहां पर ज्यादा गर्मी होगी। इस फिनोमेना को अर्बन हीट आइलैंड यानी UHI कहा जाता है और इसी UHI की वजह से कराची में 3.9 डिग्री सेल्सियस जबकि इस्लामाबाद में 3 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ चुका है। हमने कुदरती सब जगहों को कंक्रीट और सड़कों में बदल दिया है, जो कि हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। बहुत से लोगों के ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर हम घर और सड़कें नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे? दुनिया में बहुत सारे पाकिस्तान से ज्यादा डेवलप कंट्रीज है, उसमें पाकिस्तान से ज्यादा सड़कें और बिल्डिंग्स है। उन्होंने इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की है, जो हम नहीं करते हैं। हुकूमत ने सोलर पैनल्स पर 18% टैक्सेस लगा दी है। ये बात न सिर्फ इर्रेशनल है बल्कि खतरनाक भी है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ जाता है, जहाँ पर लोड शेडिंग आम सी बात है, वहाँ पर सोलर पैनल्स लोगों के लिए कोई लग्जरी नहीं है बल्कि ये एक लाइफ लाइन है। पाकिस्तानी अवाम ने खुद 22 गीगावाट की सोलर पैनल्स इंपोर्ट किए हैं, जो कि हमारे पूरे इलेक्ट्रिक सिस्टम का हाफ हिस्सा है। 1947 में पाकिस्तान के हिस्से में 5300 क्यूबिक मीटर वाटर था, जो कि अब कम होकर सिर्फ 1000 क्यूबिक मीटर तक आ चुका है। 90% ड्रिंकेबल वाटर को एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जाता है और वो भी गैर मुअस्सर तरीके से, और खास तौर पर ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करने वाले फसलों जैसा कि चावल और गन्ने में।
वाटर कैनाल्स पर सिर्फ सालाना 135 रुपए का बिल है, जो कि पानी की कदर को मजीद कम कर देती है, और यही बदइंतजामी हमें शदीद वाटर स्कैर्सिटी और क्लाइमेटिक चेंज की तरफ धकेल देती है। पाकिस्तान ने 2017 में एक अहम कानून पास किया था जिसका मकसद क्लाइमेटिक चेंज से निपटना था। हुकूमत ने 2030 तक 50% कार्बन को कम करने और 60% एनर्जी को रिन्यूएबल बनाने का वादा किया था, जो कि काबिल तारीफ है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस पर अमल नहीं किया जा रहा है। सोलर पैनल्स पर टैक्स आवाम से सस्ती और ग्रीन एनर्जी को छीन लेता है। फार्मर्स के लिए रीजनरेटिव एग्रीकल्चर जैसे पावरफुल मंसूबे भी कहीं नजर नहीं आते हैं, जिससे हमें एक बात समझ में आ जाती है कि हुकूमत और अवाम के दरमियान बहुत बड़ा गैप है। वो बुजुर्ग जिनके पास पेंशन के पैसे नहीं है, वो शदीद गर्मी में काम करने पर मजबूर हो चुके हैं। पाकिस्तान में क्लाइमेटिक चेंज की वजह से होने वाले अमवात का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग ऐसे कोई मसला समझते ही नहीं है, और जो रिकॉर्ड मौजूद है वो भी बराह रास्त अमवात का है। 2022 में पंजाब में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, लेकिन सरकारी तौर पर कोई भी मौत रिपोर्ट नहीं हुई। गर्मी की वजह से न सिर्फ स्ट्रोक बल्कि डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और स्ट्रेस भी बढ़ते हैं। क्लाइमेटिक चेंज सिर्फ ह्यूमन क्राइसिस नहीं है, बल्कि ये इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन भी है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अगर पाकिस्तान में यही हालात चलते रहे तो 2050 तक पाकिस्तान की इकोनॉमी 20 to 18% श्रिंक कर सकती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 2022 के सैलाब ने पाकिस्तान को $40 अरब का नुकसान पहुंचा है। क्लाइमेटिक चेंज की वजह से एग्रीकल्चर तबाह हो रही है। गंदम, कपास और चावल जैसी फसलों की प्रोडक्शन काफी कम हो रही है, जिससे महंगाई, भूख और गुर्बत बढ़ रही है। पाकिस्तान को अब डिजास्टर्स और क्लाइमेटिक चेंज के बाद रिएक्शन देने के बजाय फुल प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें मुल्क के सिस्टम को मजबूत बनाना होगा, गवर्नमेंट सेक्टर्स की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना होगा। हमें प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट्स में म्यूचुअल कोऑपरेशन पैदा करनी होगी। हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए दूसरे ममालिक पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें ग्रीन बॉन्ड्स और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स जैसे तरीकों को अपनाना होगा। पाकिस्तान में कार्बन एमिशन काफी हद तक बढ़ रही है, जिसको कम करने के लिए हमें सोलर पैनल्स और रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर देना होगा। हमारे मुल्क में जो भी पुराना और नाकारा इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, हमें इसे बदलना होगा ताकि गर्मी में लोड शेडिंग से बच सके। लोग खुद अपने लिए सोलर पैनल्स इंपोर्ट कर रहे हैं, जिससे हमें हुकूमत की गफलत का पता चलता है, क्योंकि हमारे मुल्क की 50% इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल्स पर शिफ्ट हो रही है। अगर हुकूमत खुद कुछ नहीं कर सकती है तो वो लोगों की इस जज्बे की हिमायत करे, ना कि उन पर टैक्स लगाएं। हमें क्लाइमेटिक चेंज के इस मसले को तमाम लोगों तक पहुंचाना होगा। यहाँ पर लोग क्लाइमेटिक चेंज को एक मसला समझते ही नहीं है। यहाँ पर लोग साइंटिस्ट और रिसर्चर्स पर एतमाद नहीं करते हैं, अपने अपने तरीके ईजाद करते हैं और उनको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। खुद अपने आप को बड़े साइंटिस्ट कहते हैं। हमें मुल्क भर में अवेयरनेस कैंपेन्स चलानी चाहिए ताकि हर स्कूल, घर, शहर या गांव में लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाया जा सके। इसके साथ हमें किसानों को ड्यूरेबल और मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरीके सिखाने होंगे। पाकिस्तान आज जब ग्लोबल वार्मिंग का शिकार है तो इसकी मेन वजह हमारी वीक पॉलिसीज और हमारी अपनी पॉलिटिक्स। यहाँ पर सिर्फ अहम मसला क्लाइमेटिक चेंज का नहीं है, बल्कि इंसानी जिंदगी, रोजगार और मुल्क की इकोनॉमी का है। ये वक्त जागने और सवाल उठाने का है। पाकिस्तान सिर्फ मौसम की मार नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी ही सिस्टम की नाकामियों का शिकार है। अगर अब भी हमने क्लाइमेटिक चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को एक मसला नहीं समझा तो गर्मी, भूख और गुर्बत हमारा मुकद्दर बन जाएगी। लेकिन अगर आज हम एक होकर आवाज उठाए, सवाल करे, एहतसाब मांगे, अपने आप में तब्दीली लाए और तब्दीली का मुतालबा करे, तो हम अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर बचा सकते हैं। ये जंग सिर्फ हुकूमत की नहीं है, बल्कि हमारे पूरे मुल्क की है। अब वक्त आ चुका है कि हम सिर्फ तमाशाई बनकर ना रहे, बल्कि खुद काम करे और आवाज उठाए। अपनी हुकूमत से ये सवाल करे कि जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स के उन्होंने वादे किए वो कहाँ गए, हमारी रिसोर्सेज कहाँ जा रहे हैं, हमारी जिंदगी क्यों खतरे में है, कब तक गरीबों की सांसों पर टैक्स लगता रहेगा। अगर हमने कोई एक्शन नहीं लिया तो हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। ये वक्त डरने का नहीं बल्कि एक्शन लेने का है। दरख्त लगाने का बेहतरीन वक्त 20 साल पहले था और दूसरा आज है। अगर आप बड़े दरख्त लगा नहीं सकते हैं तो छोटे दरख्त तो लगा सकते होंगे ना। इसलिए मैंने छोटे प्लांट्स का एक लिस्ट बनाया है जो कि काफ़ी सस्ती भी है, ह्यूमिडिटी भी कायम रखती है, टेम्परेचर को भी रेगुलेट करती है, ग्लोबल वार्मिंग को भी ख़त्म करती है, ज़्यादा ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करती है और साथ ही हर मौसम में सब्ज़ रहती है। आप इसे ज़रूर अपने घर में लगाएं।